नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10th के जो पाठ है लखनवी अंदाज, जो 8वें नंबर का चैप्टर है आपके, उसके छोटे जो वन लाइनर वाले क्वेश्चन हैं उनको पढ़ेंगे। इनको जैसे आप पढ़ोगे वन लाइनर को, तो आपका जो चैप्टर है वो सारी समरी आपको उसकी समझ में आ जाएगी। सारे क्वेश्चन चाहे बड़ा हो या छोटा हो, वो सारे आपके आराम से आप कर पाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। लखनवी अंदाज कहानी के लेखक कौन है? तो देखो, लखनवी अंदाज कहानी के लेखक हैं यशपाल जी। यशपाल का जन्म कब हुआ? तो यशपाल का जन्म हुआ था 1903 के अंदर। यशपाल को जेल क्यों हुई? यशपाल जी, उनको जेल क्यों जाना पड़ा? उनको जेल क्यों हुई? क्रांतिकारी धारा से जुड़ने के कारण। क्योंकि जब यशपाल जी थे उस समय क्या हुआ था भाई, जब ये कॉलेज में पढ़ते थे उस समय आंदोलन चल रहा था अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो उसकी वजह से क्या उससे जुड़ गए, इसलिए क्या है क्रांतिकारी धारा से जुड़ने के कारण। मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास किस लेखक का है? तो मेरी तेरी उसकी बात, ये उपन्यास किसका है? यशपाल जी का। लखनवी अंदाज कहानी किस पर कटाक्ष करती है? किसके ऊपर कटाक्ष करती है, अर्थात किसका बारे में अपन को बताती है? तो यहाँ पर बताती है बनावटी जीवन शैली पर, केवल दिखावे की जो जीवन शैली है उसके ऊपर ये क्या करती है? कटाक्ष करती है। लेखक ने किस क्लास की टिकट खरीद कर रेल यात्रा की? जब मुफस्सिल जो ट्रेन थी शहर की, वो जैसे स्टार्ट हो रही थी उस समय कौन सी चीज़ का टिकट वो ख़रीदा था क्लास का? तो उन्होंने ख़रीदा था सेकंड क्लास का टिकट ख़रीदा था, अर्थात स्लीपर वाला, जो रिजर्वेशन वाला होता है वो वाला। खीरा लजीज होता है लेकिन मैदे पर बोझ डाल देता है। नवाब साहब की बात सुनकर लेखक को क्या लिखने का विचार आया? जब नवाब साहब ने बोला कि खीरा बड़ा लजीज होता है लेकिन मैदे पर बोझ डाल देता है, लीवर पर क्या डाल देता है भाई? बोझ डाल देता है उसको पचाने के लिए। नवाब की बात सुनकर लेखक को क्या लिखने का विचार आया? तो लेखक को नई कहानी लिखने का विचार आया कि हाँ भाई, क्योंकि लेखक ने जब टिकट खरीदा था तो वो सोच रहे थे कि मैं अकेला स्लीपर के अंदर जाऊंगा, सेकंड क्लास का टिकट ले लेता हूँ, जिसके अंदर से क्या है मैं आराम से कहानी लिख सकूँगा। लेकिन जैसे नवाब साहब को उन्होंने देखा तो वो कहानी नहीं लिख पाए। तो जैसे उन्होंने ये वाली बात सुनी नवाब साहब की, तो उन्हें लगा कि लेखक को क्या है नई कहानी लिखने का उनको तुरंत ही विचार आ गया। थक्कर लेट गए, वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो कौन थक्कर लेट गए थे? नवाब साहब थक्कर लेट गए थे। जो खीरा है उसको काटा था, उसके ऊपर नमक मिर्ची डाली, उसको रगड़ के वो सारी चीज़ों किया है, पानी से धोया। इसकी वजह से खीरे को तैयार करने की वजह से वो क्या हो गए? थक्कर लेट गए थे। पूछे थक्कर कौन लेट गए? थक्कर लेट गए वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो नवाब साहब के लिए। लेखक और नवाब साहब का एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार था? जैसे लेखक ट्रेन के डिब्बे में कूदे थे, उन्होंने उसको खाली समझकर वो भी उसके अंदर गए, तो कैसा लगा? लेखक और नवाब साहब का एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार था? बेगानेपन का, अर्थात परायेपन का। एक दूसरे से परिचित नहीं थे। उन्हें दोनों को और लगा था कि यार इस डिब्बे के अंदर कौन है। लेखक ने भी यही सोचा, नवाब साहब को यही लगा कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, कोई शहर का सज्जन व्यक्ति मुझे इस तबके में सेकंड क्लास में देखे तो उन्हें अच्छा नहीं लगे। ठीक है, तो उन्हें कैसा लगा? बेगानेपन का। लेखक ने खीरा खाने से मना क्यों कर दिया? लेखक क्योंकि नवाब साहब केवल औपचारिकता निभा रहे थे। जैसे अपन किसी से पूछ लेते हैं 5 मिनट, भाई आप कुछ खा लीजिए 1-2 बार, तो इसी प्रकार से नवाब साहब ने उन्हें पूछा आप खीरा का शौक़ फरमाइएगा। इसलिए क्या है, क्योंकि नवाब साहब क्या कर रहे थे? औपचारिकता निभा रहे थे ओनली। यशपाल का कॉलेज में परिचय किसके साथ हुआ? यशपाल को जब कॉलेज में पढ़ते थे लाहौर से, उस समय उनका परिचय किसके साथ हुआ? तो भगत सिंह और सुखदेव से हुआ था। किससे हुआ था? भगत सिंह और सुखदेव से हुआ था। चक्षु का पर्यायवाची क्या है? चक्षु, नयन, लोचन, दृग, ये सारे सारे किसके हैं? आँख के पर्यायवाची हैं। लेखक के अनुसार नई कहानी के लेखक किस प्रकार के हैं? लेखक के अनुसार जो नई कहानी के जो लेखक हैं वो किस प्रकार के हैं? उनके अनुसार बिना विचार, भाव या घटना और पात्रों के कहानी के लिखते हैं। उनके अनुसार, किसके अनुसार? लेखक के अनुसार। नवाब साहब के लिए बोला गया है। लेखक के अनुसार नई कहानी के लेखक किस प्रकार के हैं? तो बिना विचार, भाव या घटना और पात्रों के कहानी लिखने वाले हैं। यानी कि लखनवी अंदाज की विद्या कहानी कैसी है? व्यंग्यात्मक कहानी है, अर्थात टिप्पणी वाली, जैसे अपन बोलते हैं कमेंट वाली। तो ये क्या है? व्यंग्यात्मक कहानी के लिए आवश्यक तत्व है। कहानी लिखने के लिए क्या चीज़ होना चाहिए? एक विचार होने चाहिए, कोई घटना भी होनी चाहिए, अर्थात लेखक के अंदर जो लिख रहा है उसके मन में कोई विचार आने चाहिए, कोई घटना घटित हुई हो, एवं पात्र कहानी के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। बिना पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती।
कौन सी ट्रेन चल पड़ने के लिए उतावली हो रही थी? मुफस्सिल जो ट्रेन थी वो क्या हो रही थी? उतावली हो रही थी। जो बड़े शहर से जो दूर छोटे कस्बे के अंदर जो ट्रेन चलती थी, जो भीड़ भाड़ के अंदर, उसे मुफस्सिल ट्रेन बोला जाता था। वो उतावली हो रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए पैसे क्या लगते थे? कम लगते थे, ज़्यादा? तो ज़्यादा लगते थे। लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया? आखिर लेखक को क्या विचार आया कि उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया? तो भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए। किस लिए लिया? उन्होंने सोचा कि भाई भीड़ भाड़ से बच लेंगे और एकांत में जाकर क्या करेंगे, एक नई कहानी लिखेंगे आराम से, और खिड़की के बाहर जो प्राकृतिक जो दृश्य हैं, चाहे खेती के, पेड़ पौधों के, या किसी लोग बागों को देखकर वो क्या लिखेंगे, कहानी लिख सकने की वजह से उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा था। लेखक सेकंड क्लास में कैसे और क्या समझकर बैठे? लेखक जो सेकंड क्लास में बैठे थे वो कैसे और क्या समझकर बैठे? कैसे बैठे थे और क्यों, किस प्रकार बैठे, उन्होंने क्या सोचा इसलिए वो बैठ गए? तो देखो भाई, जैसे मुफस्सिल जो ट्रेन थी वो उसने क्या फुकार भरी थी, अर्थात स्टार्ट हो गई, वो चलने वाली थी, हॉर्न मारी थी, उस समय जरा दौड़कर, अतः उन्होंने थोड़ा बहुत भागे और एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर उसके अंदर बैठ गए। सेकंड क्लास में कैसे? अब इसमें कैसे बैठे? तो दौड़कर बैठे। क्या समझकर? खाली समझकर, अर्थात उस डिब्बे को दौड़कर खाली समझकर उसके अंदर बैठ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा कैसा था? अनुमान के प्रतिकूल अर्थात उनके अनुसार, उन्होंने जो सोचा था उस कल्पना के अनुसार डिब्बा कैसा था? अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन अर्थात बिना जन के, बिना आदमी के नहीं था। उन्होंने सोचा कि भाई डिब्बा कैसा होगा? खाली होगा। लेकिन डिब्बा कैसा था? भरा हुआ था। वो सोच रहे थे इसके अंदर कोई व्यक्ति नहीं होगा, लेकिन जिस वर्त पर वो गए थे वहाँ पर ऑलरेडी नवाबी नस्ल के व्यक्ति बैठे हुए थे, सफ़ेद पोश। एक बर्थ पर कौन और कैसे बैठे हुए थे? अब ये आया है एक बर्थ पर, तो लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। इसमें लिखा हुआ है एक बर्थ पर कौन, तो इसका आंसर हो गया लखनऊ की आ गया ना, तो लखनऊ की नवाबी नस्ल के, अर्थात लखनऊ के जो नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन, अर्थात सफ़ेद कपड़े उन्होंने पहन रखे थे और कैसे बैठे हुए थे? पालथी मारकर बैठे हुए थे। लखनवी नवाब के सामने क्या रखे हुए थे? जो लखनवी नवाब था उन्होंने अपने सामने क्या रखे हुए थे? तो लखनवी नवाब के सामने 2 ताजे चिकने खीरे रखे हुए थे। कहाँ पर रखे हुए थे? तौलिए पर रखे हुए थे। डिब्बे में लेखक का सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में कैसा संतोष दिखाई दिया? जो उसको, जैसे ही लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट लिया और उस डिब्बे को खाली समझकर उसके अंदर चढ़े, तो उनके एकदम ही उस डिब्बे के अंदर कूद जाने से नवाब साहब को क्या असंतोष दिखाई दिया? संतोष आ गया, असंतोष दिखाई दिया। उन्हें कैसा लगा? पहले उनका संतोष दिखाया, अर्थात उनके विचार कैसे लगे उन्हें देखते ही? तो एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। कैसा संतोष दिखाई दिया? विघ्न का, अर्थात अड़चन का, बाधा का, परेशानी का असंतोष दिखाई दिया कि भाई मैं सज्जन अकेला व्यक्ति इसके अंदर बैठा हुआ हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति इसके अंदर आ गया। क्या फिर आपने भी सफ़र किया होगा, देखा होगा, आप अकेले जा रहे हो, आराम से सारी चीज़ सोच रहे हो, आपके सामने कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए तो कहीं ना कहीं और लगे। तो उसी प्रकार से उनको क्या हुआ, एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया, अर्थात अड़चन का या परेशानी का। लेखक ने नवाब साहब की आंखों में असंतोष को देखकर क्या सोचा? लेखक ने नवाब साहब की आंखों में असंतोष को देखकर क्या सोचा? उनकी आंखों को देखा कि भाई नवाब साहब में जैसी ट्रेन के डिब्बे के अंदर आया तो इनको और लगा, बुरा लगा था उस चीज़ को। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, अर्थात कहानी लिखने की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देख जाने में संकोच में हो। उन्हें लगा कि क्या पता नवाब साहब कहीं अकेले कहानी लिखने के मूड में हो, या फिर अकेले ही खीरे जैसे वस्तु का क्या है, शौक करने की वजह से संकोच में हो। ये होगा कि भाई ठीक है कि मैं क्या खा लूँगा, खीरा खा लूँगा, है ना। लेकिन जैसे ही लेखक कूद पड़े तो उनको क्या दिखाई दे गया होगा, भाई संकोच पड़ गया होगा, भाई ये कैसे इस डिब्बे के अंदर आ गए। 25 नंबर का देखो, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया तो लेखक ने क्या किया? तो लेखक ने भी उसके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली।
देखो नवाब साहब ने क्या किया भाई, जो नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया कि भाई ठीक है आप भी खीरे के साथ मेरी खीरा खा लीजिए या बातचीत कीजिए, कुछ भी कीजिए। तो लेखक ने भी क्या कर लिया, उनके सामने की बात पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली, अर्थात उनसे नज़रें नहीं मिलाई। 26 देखिए, लेखक की पुरानी आदत क्या थी। लेखक की जो पुरानी आदत थी वो क्या थी, ठाली बैठे कल्पना करते रहने की। वो ठाली बैठ गए तो कल्पना करेंगे, कल्पना करते ही कोई विचार आ गया उसके ऊपर कहानी लिख देने की। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान लेखक कैसे करने लगे। जो नवाब साहब की असुविधा हो गई उनको, और संकोच के कारण का अनुमान लेखक कैसे करने लगे कि भाई नवाब साहब को बुरा लगा। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत अर्थात बचत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा। क्या किया होगा, उन्हें लग रहा था कि भाई लेखक को लगा कि नवाब साहब अकेले यात्रा करना चाहते थे, इसलिए इन सारी चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा। ये विचार लेखक करने लगे। 28 नंबर का देखिए, नवाब साहब को क्या स्वीकारने था। नवाब साहब को यह स्वीकारना था कि शहर का कोई सफ़ेदपोश सभ्य व्यक्ति उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करते देखे। नवाब साहब को क्या बिल्कुल पसंद नहीं था, नवाब साहब नहीं चाहते कि कोई शहर का कोई सफ़ेदपोश व्यक्ति अर्थात सज्जन व्यक्ति, साधारण व्यक्ति नवाब साहब को सेकंड क्लास के दर्जे में देख ले, क्योंकि नवाब साहब लखनऊ के थे, सभी को पता है लखनऊ नगरी नवाबों की वजह से प्रसिद्ध है। तो वहाँ के जो नवाब साहब थे अपने आप को उच्च या श्रेष्ठ मानते थे, राजाशाही मानते थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई साधारण व्यक्ति उन्हें सेकंड क्लास के दर्जे के अंदर यात्रा करते हुए देखे। अगला वाला देखिए, लेखक के अनुसार नवाब साहब ने खीरे क्यों खरीदे होंगे। लेखक के अनुसार नवाब साहब ने खीरे का क्या कारण रहा होगा जो उन्होंने खीरे खरीदे होंगे। तो उन्होंने अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। किस लिए खरीदे होंगे भाई, अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए। अकेले सफ़र में गए तो उसमें समय को काटने के लिए, भाई ठीक है कैसे समय निकल जाए, उसकी वजह से उन्होंने खीरे खरीदे होंगे, क्या उसको आराम से बाद में खा लिया जाएगा। लेखक किस तरह नवाब साहब को देख रहे थे। लेखक कैसे देख रहे थे, जैसे नवाब साहब खीरे को कर रहे थे तो वो नहीं चाहते थे उनकी तरफ देख के उन्हें कहीं बुरा लगे, तो जो नवाब साहब की तरफ कैसी नज़रों से किस तरीके से देख रहे थे, तो कनकियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, अर्थात छुप करके। आप टेढ़ी नज़रों से देखते हो ना, उस प्रकार से वो देख रहे थे। अगला देखो 31, नवाब साहब ने सहसा लेखक को कैसे संबोधन किया। नवाब साहब ने लेखक को संबोधन कैसे किया, किसके लिए, खीरे के लिए कैसे बोला उनको। तो उन्होंने बोला आदाब अर्ज, अच्छा नमस्कार जनाब अर्थात श्रीमान, खीरे का शौक़ फरमाइए। उन्होंने बोला आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक़ फरमाइए। उन्होंने खीरे को उनकी तरफ करके बोला ये लो और आप क्या कीजिए, खीरे का शौक़ फरमाइएगा। क्वेश्चन नंबर 32, नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से क्या किया। भाई लेखक ने एक तरफ क्या, जैसे उनको बोलने के बाद में खीरे को आराम से क्या किया, उन्होंने सबसे पहले खिड़की है उसके बाहर निकाला, उसको धुला, उसके बाद में उनके सिरों को काट के आपस में उसको रगड़ा और रगड़ने से झाग निकला। उसके बाद उसको करीने से अच्छी तरीके से छील के उनको सबकी फाँक की, उसके ऊपर नमक मिर्च बुरक दी और उसको क्या किया, उन फाकों को अपने गले के पास लेके गए और घूंट को अंदर ले लिया। उनसे भी पूछा आप क्या कीजिएगा, शौक़ फरमाइएगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, नवाब साहब ने, ये क्वेश्चन है 32, उसका आंसर देखिए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय किया। अभी आगे के बाद उसने घूंट लिया अंदर। उसके बाद उन्होंने निश्चय करके खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़ कर सामने बिछा दिया। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से क्या किया। तो भाई उन्होंने दृढ़ निश्चय करके खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़ कर सामने बिछा दिया। खीरे के यहाँ नीचे तौलिया रखा था, पहले उसको फटका, ठीक है, झाड़ा और उसको कहाँ बिछा दिया, सामने नीचे बर्थ पर बिछा दिया। आगे देखिए, लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे को स्वादिष्ट बनाने के लिए ग्राहक को खीरे के साथ साथ क्या हाजिर कराते थे। अर्थात जैसे लखनऊ स्टेशन पर जो लोग बाग खीरा बेचते हैं तो वो ग्राहक को खीरे के साथ साथ और क्या चीज़ देते हैं। तो देखिए ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया हाजिर कर देते हैं। क्या क्या चीज़ देते हैं, देखो जीरे के अंदर जो नमक मिला हुआ है वो, और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया जो ग्राहक होता है कस्टमर उसके लिए दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, लेखक कनकियों से नवाब साहब को देखकर क्या सोच रहे थे। लेखक जैसे उनको तिरछी नज़र से देख रहे थे नवाब साहब को, तो क्या सोच रहे थे।
लेखक ये सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए। उसने सोचा लेखक ने कि भाई ये बनने को तो मियाँ क्या बनते हैं, रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए, अर्थात खीरे को करके काटने के लिए लग गए। उस चीज़ की वजह से बोला गया है। नवाब साहब ने फिर एक बार लेखक की ओर देखकर लखनऊ के कौन से खीरे को खाने का अर्ज किया। जो अब आपसे ये आ जाए कौन से खीरे का अर्ज किया था, तो उसका नाम था भाई बालम खीरा। अब लखनऊ का जो खीरा है उसका नाम क्या था बेटा, बालम खीरा। खीरा आपको याद होना चाहिए सभी को। आगे देखिएगा, नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फांके देखकर किसके मुंह में पानी आ गया। पनियाती अर्थात जो पानी झलकता है उसके ऊपर से, उनको देख करके भाई नमक मिर्ची क्या किया लेखक जो नवाब साहब हैं उन्होंने उसको क्या किया, नमक मिर्ची, ठीक है, जीरा और नमक जो था और नमक मिर्ची थी उसके ऊपर बुड़क दी, किसके ऊपर, खीरे के ऊपर। और वो फांकें जो थी उसको देखकर किसके मुंह में पानी आ गया था, तो लेखक के मुंह के अंदर क्या आ गया था, पानी आ गया था। लेकिन वो क्या मना कर चुके थे लेखक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37, खीरा खाने से कौन इनकार कर चुके थे, खीरा खाने से कौन मना कर चुके थे। तो खीरा खाने से इनकार कौन कर चुके थे, लेखक यशपाल जी मना कर चुके थे। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से किस ओर देखा। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से किस ओर देखा, किसकी तरफ देखा, तो नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। नवाब साहब ने किसकी तरफ देखा भाई, जो फांक थी खीरे की जिसके ऊपर क्या छिड़का हुआ था, नमक मिर्च और जीरा ये छिड़का हुआ था, उनकी तरफ क्या है, देखा। आगे क्वेश्चन देखिएगा, नवाब साहब ने किस ओर देखकर लंबी सांसें ली, किधर की साइड देखकर एकदम लंबी सांसें ली, तो खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ श्वास लिया उन्होंने देखा चलो भाई ठीक है, सारी इतनी कर लिए, खीरे को काट बांट लिया। उसके बाद खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक कौन ले गए थे, खीरे की फांकों को अपने होठों तक नवाब साहब ले गए थे। लेखक ने पहले खीरे खाने से इनकार कर दिया, तब लेखक ने आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझकर नवाब को क्या उत्तर दिया। पहले मना कर दिया था तो आत्मसम्मान की वजह से लेखक ने क्या उत्तर दिया, लेखक ने उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब अर्थात इच्छा महसूस नहीं हो रही है, मैदा भी जरा कमज़ोर है। मैदा बोला जाता है पाचन क्रिया का कमज़ोर होना। किबला शौक फरमाइएगा, अर्थात आप ही क्या कीजिएगा, शौक फरमाइएगा। नवाब साहब थक कर क्यों लेट गए, नवाब साहब थक कर कैसे लेट गए। और वो खीरे के बारे में बताना, उन्होंने कैसे किया था, उसकी वजह से तैयार किया था खाने के लिए, उस चीज़ के बारे में बताना। तो नवाब साहब ने सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया। सबसे पहले क्या किया, अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए कि नवाब साहब ने खीरे को कैसे धोया या कैसे खाने योग्य बनाया, तब भी आपका आंसर यही होगा। ये थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है। नवाब साहब ने सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया, किधर साइड धोया, खिड़की से बाहर धोया, और तौलिए से पोंछ लिया। फिर जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाया, अर्थात तरीके से तौलिए पर सजाया और खाने योग्य बनाया। इस संपूर्ण प्रक्रिया में वह थक गए, इसलिए वह लेट गए। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, लेखक के गाड़ी में बैठने पर नवाब साहब ने क्या प्रतिक्रिया की थी, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर आपको बताना है। ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, यहाँ पर है देखो, लेखक के गाड़ी में बैठने पर नवाब साहब ने क्या प्रतिक्रिया की, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर, ये यहाँ पर है, पर लिखी जाता है ना। तो लेखक का उस डिब्बे में आना नवाब साहब को अरुचिकर लगा। उनके चेहरे पर असंतोष के भाव स्पष्ट दिखाई पड़ रहे थे। जैसे लेखक का स्तर नवाब साहब के बराबर बैठकर यात्रा करने का न हो। जैसे लेखक गए तो उन्हें बड़ा बुरा लगा था, किसको, नवाब साहब को, कि आखिर मैं अकेला शांति से बैठा हुआ था, कौन व्यक्ति आ गया, और एक निम्न वर्ग का व्यक्ति अगर मुझे इस छोटे डिब्बे में अर्थात सेकंड क्लास के डिब्बे में देखे तो उन्हें इस चीज़ के लिए बुरा लगा था। क्वेश्चन नंबर देखिए 44, नवाब साहब ने खीरे की फाकों को बिना खाए क्यों फेंक दिया, ऐसा क्या कारण रहा होगा जो नवाब साहब ने उसको बिना खाए बाहर फेंक दिया। तो नवाब साहब ने खीरे की फाकों को बिना खाए इसलिए फेंक दिया क्योंकि नवाब साहब
पतनशील सामंती वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो जीवन की वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली के आदी हैं। अर्थात जो लखनवी अंदाज के नवाब साहब हैं, वो केवल दिखावे वाले व्यक्ति हैं, झूठा दिखावा करते हैं और दिखावा कर रहे हैं कि भाई मैं ऊंचे उसका हूँ वर्ग का और आप नीचे के हो। और हमारे उसके अंदर नवाबों के अंदर खीरे का जो शौक़ है वो ऐसे ही फरमाया जाता है, ये वो लेखक को दिखाना चाहते थे। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एक दो बार आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको सभी समझ में आ जाएंगे। और जो भी आपके सारे पैराग्राफ है पूरे चैप्टर के अंदर से, वहाँ से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। अब आप इन क्वेश्चनों को 2-3 बार रिवाइज करोगे तो कैसा भी क्वेश्चन चैप्टर में से आ जाएगा।